एपिसोड शेड्यूल लिखते हैं शेन ने गॉडेस ऑफ जस्टिस को अपना चेहरा बदलाने की बात बता दी है और गॉडेस ऑफ जस्टिस इस चीज के लिए मान भी गई है। वो तुरंत ही एक मशीन को सेटअप करने की चली जाती है। इस सब के अंदर थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए शेन अपनी टीम की एक और बेस जो कि यांगहाओ का घर है वहां पर आ जाता है। यहाँ पर यीफिली और लियोन पहले से होता है। यीफिली यहाँ पर उस शमशान के इस पत्थर को लेकर आ गया है। इसे देखकर शेन कहने लगता है यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। यीफिली कहता है शीजुन उस शमशान के अंदर इसी पत्थर से में अटैच है, इस वजह से इस पत्थरों में यहाँ पे लेके आ गया हूँ। अब से शीजुन हमारे साथ में इसी घर के अंदर रहेगी। लियोन कहता है तुम्हें उसे जा रखना है वहां पर रख सकते हो, वैसे तुम इसके साथ में सोने वाली तो नहीं होना। यीफिली कहता है क्यों, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। लियोन कहता है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम जो चाहे कर सकते हो। शिन कहता है वैसे यीफिली क्या तुम्हारे कान वापिस से सेंथ से पूछ चुका है, तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के अलावा भी किसी और की आवाज नहीं दे रही है। यीफिली कहता है कुछ टाइम पहले कान सेंथ से पूछे थे, मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज नहीं देनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब कुछ भी सुनाई दे रहा। और जिस टाइम पर ये सब शुरू हुआ था मैंने उस टाइम पर बाकी सोल्स की आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां पर इतनी सारी सोल्स थी कि किसी की भी आवाज को क्लियरली सुन पाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। शिन कहता है और वैसे मेरा एक सवाल था तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पूछने के लिए, क्या तुमने उस सवाल को उससे पूछा। यूजुअली कहता है हाँ पूछा था, मुझे पता चला उसकी डेथ के बाद में उसकी मुलाकात एक गार्डनिंग सोल से हुई थी, उसी सोल की मदद से शीजुन की सोल उस ग्रेवयार्ड के अंदर आई। शिन कहता है ये सब क्या हो रहा है, अब सोल्स के अंदर भी कोई गार्डनिंग सोल है जो कि बाकी सोल्स को ध्यान रखती है, वैसे क्या तुम्हें उसके बारे में और कुछ पता पड़ा। यीफिली कहता है नहीं मुझे कुछ खास नहीं पता, क्योंकि शीजुन ने मुझे कुछ बताया ही नहीं, हमारे बीच में बहुत थोड़ी सी बात हुई थी। इसी टाइम पर यांगहाओ भी इसी को पहुंच जाता है और यहाँ पर आते हुए सबसे कहने लगता है तो पूरी टीम यहीं पर ही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम करने के बाद में यहाँ पर आराम से बैठे हुए हो। तभी यांगहाओ की नजर सामने की तरफ इस पत्थर पर पड़ती है, वो कहने लगता है ये क्या चीज है। शिन कहता है ये एक बहुत ही स्पेशल चीज है, एक तरीके से तुम ये समझ सकते हो ये यीफिली की एक्स गर्लफ्रेंड है। यांगहाओ कहता है यीफिली की गर्लफ्रेंड एक पत्थर है। जिगते वो उसकी तरफ देखता है, वो काफी उदास है। यांगहाओ तुरंत स्ट्रेंथ समझ जाता है, उस स्ट्रेंथ देखकर उससे कहने लगता है चलो बढ़िया है, जो करना चाहे कर सकते हो, तुम लोगों की वजह से अब तक मैंने इतना सब कुछ देख लिया है, अब तो कुछ भी देख के मुझे कुछ खास आश्चर्य नहीं होता। इन सब के बीच में जब सारी बात चल रही होती है इस तरह पर शेन मॉन्स्टर्स के होने वाले अटैक के बारे में सोच रहा होता है, जिसके साथ ही उसे याद आता है कि उसे जल्दी से जल्दी कल्टिवेशन वर्ल्ड के अंदर वापस जाकर वहां पर जो भी बचे हुए मिशन है उन मिशन को कंप्लीट करना है, अपनी पावर को बढ़ाना है और इसके अलावा अपनी टीम की पावर को बढ़ाना है। ये याद देने की चाहती शेन के पास से इन 3 बुक्स को बाहर निकालता है और उन्हें अपनी टीम के इन मेंबर्स के अंदर बांट देता है। यीफिली कहने लगता है ये तो कोई स्किल लग रही है, क्या इसका यूज करने के बाद में मैं तुम्हारी तरह ही सोल्स को देख पाऊंगा। यांगहाओ कहता है और क्या मैं इसकी मदद से तुम्हारी तरह हवा में उड़ पाऊंगा। लियोन कहता है और अगर मैंने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो क्या मेरी पावर काफी ज्यादा बूस्ट हो जाएगी। शिन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम तीनों मेरी तरह ही काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, मेरी काफी सारी स्किल्स इन बुक्स के अंदर है, मैंने पिछले कुछ टाइम में काफी ज्यादा कल्टिवेशन किया है और काफी सारी कल्टिवेशन स्किल सीखा है, और अब मुझे याद आ रहा है ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, इसलिए ये पावर सब में बंटनी चाहिए। इसी टाइम पर मुझे इस बंदे लियोन की इन्फॉर्मेशन याद आती है। ये असल में एक बहुत शानदार साइंटिस्ट है, ज्यादा ताकतवर नहीं है लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसी वजह से इसने एक बहुत शानदार इन्वेंशन की थी, इसी वजह से काफी सारे ह्यूमंस इसके पीछे पड़ गए थे इसे मारने के लिए और इससे इसकी इन्वेंशन छीनने के लिए, इसलिए इसने अपना एक क्लोन बनाया, उसको उनके हाथों से मरवा दिया और फिर खुद स्पेस के अंदर शिफ्ट हो गया। ह्यूमंस को लगने लगा ये मर चुका है, इस तरह से इसने कई सालों तक ह्यूमंस को बेवकूफ बना दिया और फिर कई 100 साल बाद में शेन ने इसकी खोज की और इसे थोड़ी बहुत धमकी देकर वापस से अर्थ बुलाया, इसकी प्लास्टिक सर्जरी बनाकर इसे इस तरह की शक्ल प्रोवाइड की और अब इसके बाद में ये शेन की टीम का एक मेंबर है। इसी तरह इन्फॉर्मेशन के बाद में सामने की तरफ ये टीवी चालू होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन आती है कि एक प्रोफेसर जिसका नाम टैंग जुन है उसकी डेथ हो चुकी है, इसकी फुनरल सेरेमनी के अंदर सिटी प्रेसिडेंट खुद शामिल हुए हैं। ये देखकर यांगहाओ बोलने लगता है ये तो कभी बुरा हुआ, प्रोफेसर टैंग जुन की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी ये काफी शानदार है कि प्रेसिडेंट खुद उसके सेरेमनी के अंदर गए। इसी टाइम पर लियोन की नजर इस प्रेसिडेंट के ऊपर पड़ती है, वो इसे देख कहने लगता है ये प्रेसिडेंट कुछ अलग सा लग रहा है। तभी ये न्यूज रिपोर्टर आगे बोलती है कुछ टाइम पहले ही प्रोफेसर टैंग जुन को एक बहुत ही खतरनाक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद में उन्हें बचाया न जा सका और फिर उनकी डेथ हो गई। लियोन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, टैंग जुन बहुत ज्यादा हेल्दी थे, मेरी अभी तक डेथ नहीं हुई है, फिर उनकी कैसे हो गई। ये सुनकर पहले तो सबको लगने लगता है कि लियोन काफी उदास है इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। यीफिली कहता है क्या तुम उन्हें बहुत पसंद करते थे, उन्हें जानते हो तुम। लियोन कहता है हाँ बिल्कुल, एक टाइम पर हम दोनों साथ में काम करते थे, जब पूरी ह्यूमैनिटी मेरे पीछे पड़ी हुई थी उस सबके साथ मुझे मान्यता देते, तब प्रोफेसर टैंग जुन की मदद से ही मैंने खुद का क्लोन बनाया था और सभी ह्यूमंस को कई सालों तक बेवकूफ बनाया था। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि मैं आज जिंदा उन्हीं की वजह से हूँ तो भी कुछ गलत नहीं होगा। अपनी खुद की लाइफ पर रिस्क लेकर उन्होंने मुझे बचाया और काफी लंबे टाइम तक पूरे वर्ल्ड से मुझे छुपा के रखा। गॉडेस ऑफ जस्टिस मुझे आपकी मदद चाहिए, प्रोफेसर टैंग जुन का जितना भी डेटा है प्लीज उसे यहाँ पर लेके आइए। ये सुनकर जस्टिस अपने काम पर लग जाती है, लेकिन डेटा यहाँ पर आता नहीं है क्योंकि इस डेटा को लॉक करके रखा गया है। शेन कहता है गॉड ऑफ जस्टिस मैं आपको फुल अथॉरिटी देता हूँ,
आप इस लॉक को खोल सकती है। यहाँ पर टैंगजून का जितना भी डेटा है प्लीज जल्दी जल्दी उसे लेके आइए। ये सुनने के बाद में जस्टिस उस सारे डेटा को जबरदस्ती उस जगह पे लेके आ जाती है। लियोन तुरंत ही उस सारे डेटा को चेक करने के लिए लग जाता है और एंड में कहता है मैं किसी भी तरीके से प्रोफेसर टैंगजून की मौत का जो कुछ भी कारण है उसे पता लगा के रहूंगा। जिस किसी ने भी इतने बड़े प्रोफेसर को मारा है उसको जरूर से इसकी सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी चाल है और अगर इसके बारे में हमें पता नहीं चला तो काफी कुछ खतरनाक हो सकता है। इसी टाइम पर गॉडेस जस्टिस उस जगह पर एक बॉक्स समन करती है। उसके अंदर शेन दिखता है। उसके अंदर 2 तरह की टैबलेट्स है। जस्टिस कहती है जो चीज तुमने मुझे बनाने के लिए कहा था वो अब रेडी हो चुकी है। इन टैबलेट्स के अंदर वही मॉडिफाइड चेहरा है जो कि तुम बनाने के लिए कह रहे थे। ये सुनकर शेन उनमें से एक टैबलेट को बाहर निकालता है। ये एक इंजेक्शन है और उसे जिफली को पकड़ा देता है। जिफली तुरंत ही उसे अपने लगा लेता है। इसके साथ ही जिफली का चेहरा बदल जाता है। उसकी शक्ल अब पूरी पूरी शेन की जैसे दिखाई दे रही है और अब क्योंकि शेन और क्यूएन दिखने में काफी कुछ सिमिलर सही है इसी वजह से जिफली अब पूरी तरह से क्यूएन जैसा दिखाई दे रहा है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका है। ये देखकर वो कहता है ये तो काफी शानदार है। मेरी बॉडी काफी तेजी से खुद को हील कर सकती है लेकिन इसके बावजूद भी इस ड्रग के इंजेक्शन के कारण मेरी बॉडी भी पूरी तरह से बदल चुकी है। शेन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो ये काफी शानदार है लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखें अभी तक नहीं बदली है। शायद से ये जेनेरिक ड्रग आंखों के ऊपर काम नहीं करता इसलिए आंखों के लिए ये अलग से लगा लो। ये तो शेन कुछ छोटे छोटे आई पैच को जिफली को लगाने के लिए देता है। इससे जिफली आंखें बदल जाती है। शेनाई कहता है जिफली अब तुम्हें कुछ स्किल्स सीखनी चाहिए कुछ फाइटिंग स्किल्स जिसका तुम जब चाहो तो यूज कर सको। अक्सर ही तुम फाइट के अंदर ब्रूटल टेक्निक्स का यूज करते हो लेकिन इससे तुम्हारी लोकेशन के बारे में हर किसी को पता चल जाता है इसलिए अब कुछ नया सीखने का टाइम है। जेंगाओ कहता है उसकी चिंता मत करो ये तो मैं सिखा दूंगा। शेन कहता है ये सही रहेगा मुझे वैसे कुछ और जरूरी काम है इसके लिए मैं जा रहा हूँ। जेंगाओ तो शेन एक लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ पर काफी सारी बुक्स होती है जिसे शेन इन सभी को देखता है। उसे एक सिस्टम विंडो शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन सारी बुक्स को हम तुम्हारे लिए पढ़ देंगे तुम्हारे पास सारी नॉलेज आ जाएगी इसके बदले में तुम्हारे केवल कुछ कॉन्टेंशन पॉइंट खर्च होंगे। शेन तुरंत ही इसे खर्च कर देता है जिसके साथ ही वहां पर जितनी बुक्स होती है उन सभी की सारी नॉलेज शेन के अंदर आ जाती है। इसके बाद में शेन गॉडेस जस्टिस को उसके बुलाता है और कहने लगता है अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में टाइम बहुत कम है इसलिए मुझे फुक्सी एम्पायर ही जाना होगा। अब प्लीज फुक्सी एम्पायर के एम्परर को ये इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए कि मैं वहां पर आ रहा हूँ। इसके बाद में फुक्सी एम्पायर के अंदर ये सारी खबर भेज दी जाती है। शेन तुरंत ही उसके पहुंचता है। वहां पर सब लोग काफी खुश होते हैं। एक सर्वेंट गेट तक शेन को लेने के लिए आती है। जैसे शेन महल के अंदर एंटर करता है वहां पर एक काफी शानदार पार्टी चल रही है। एम्परर शेन को दिखते बोलने लगता है शेन बहुत अच्छे टाइम पर आए हो तुम। तुम्हारे आने की खुशी में हमने शानदार पार्टी रखी है। मुझे पता था तुम कभी न कभी फुक्सी एम्पायर के अंदर जरूर आओगे और आज फाइनली तुम यहाँ पर आई गए। ये पार्टी स्पेशली तुम्हारे लिए है इसलिए अच्छी तरह से यहाँ पे एंजॉय करना। शेन कहता है मैं यहाँ पर बहुत ही जरूरी काम से आया हूँ इससे प्लीज पहले उस काम को कर लेते हैं। एम्परर कहता है नहीं अभी मजे करो हम जो भी बात करनी है वो सब कुछ कल करेंगे। ये सुनो शेन एम्परर की थोड़ी रेस्पेक्ट रख लेता है। वो तुरंत ही कुछ और मजे करने के लिए चला जाता है। तभी वहां पर ये लेडी पहुंचती है। ये फुक्सी एम्पायर की रानी है और ये शेन को देखते कहने लगती है क्या बात है शेन फाइनली तुम यहाँ पर आई गए। एमा ने कई बार तुम्हारी तारीफ की है मैंने काफी तारीफ सुनी है तुम्हारी। अब फाइनली तुम्हारे बारे में कुछ जानने को मिलेगा। जगते हुए रानी शेन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। इस हाथ को देखकर शेन के हाथ के ऊपर किस करने लगता है। तभी उसे पता चलता है यहाँ पर इस लेडी की चाल तो कुछ हो रही है। इसके हाथ के अंदर एक छोटी सी चिट्ठी है जिसे वो धीरे से शेन के हाथ की तरफ बढ़ा देती है। शेन भी इसे चुपके से अपने पास में रख लेता है। तभी एम्परर बोलता है क्वीन कैसा रहेगा आप भी यहीं पे रुक जाएं इस पार्टी के अंदर अच्छी तरह से एंजॉय करें। क्वीन कहती है नहीं मेरे पास और भी काफी जरूरी काम है। मैं कुछ देर पहले कार्ड्स खेल रही थी कल उस गेम के अंदर मेरे काफी पैसे आ रहे हैं अब दोबारा जाकर उसे रिकवर करना होगा। ये कहते हुए ये क्वीन चली जाती है। इसी टाइम पर शेन को भी इस सिटी को पढ़ने की काफी जल्दी होती है। वो भी यहाँ से पीछे की तरफ हटने लगता है और जिस जगह पर काफी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं उन लोग के बीच में छुपकर धीरे से उस सिटी को देखता है। उसमें लिखा है फुक्सी एम्पायर एक बहुत बड़े खतरे में है। ये देखकर शेन को समझ में नहीं आता क्योंकि एम्परर वहाँ पे काफी कुछ बैठा हुआ है अच्छी तरह से पार्टी वगैरह कर रहा है तो फिर फुक्सी एम्पायर के ऊपर किस तरह खतरा हो सकता है। इसे सोचते हुए शेन तुरंत ही अपनी स्किल यूज करके उस सिटी को पूरी तरह चला देता है। इसी टाइम पर शेन को उसकी पिछली लाइफ की एक बात याद आने लगती है। उसे याद आता है कि फुक्सी एम्पायर के ऊपर फ्रोस्ट जायंट का एक बहुत बड़ा अटैक हो गया था। इन फ्रोस्ट जायंट ने फुक्सी एम्पायर से किसी तरह की संधि करने की कोशिश की थी जिस वजह से फुक्सी एम्पायर का राजा इस चीज के लिए मान गया था और जहाँ के लोगों ने अपनी सोल को फ्रोस्ट जायंट के हवाले कर दिया था जिससे उनके ऊपर कब्जा पड़ गई थी। जिससे शेन को याद आता है शेन समझ जाता है इसी तरह कुछ अभी इस टाइम पर इस सिटी के अंदर चल रहा है और इस बार तो शेन इस एम्परर की आदतों को भी जानता है ये कितना एम्बिशियस है हर मौके को हाथ जाने नहीं देता। इसलिए अगर इस बार फ्रोस्ट जायंट से इसने किसी भी तरह की संधि की तो पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक होगी। ये और भी अच्छी तरीके से उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करेगा और फ्री फेडरेशन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करेगा। इसलिए शेन डिसाइड करता है वो किसी भी तरीके से इस एम्पायर की क्वीन से आकर पूरी तरह से बात करे ऐसे तुक्के न भेड़ाए बल्कि क्लियरली पता करे यहाँ पर असल में हो क्या रहा है। ये सोचकर शेन उस जगह पर एक मैसेज ट्रांसमिट कर देता है। ये मैसेज कुछ साउंड वेव की फॉर्म में है जिसे इस सिटी की क्वीन के अलावा और कोई भी नहीं सुन सकता। जैसे ये इसे सुनती है वो काफी घबरा जाती है। शेन कहता है घबराने की कोई बात नहीं है ये एक प्राइवेट मैसेज है
मैं जल्दी से आपसे मिलना चाहता हूँ। इस टाइम पर इस क्वीन का ही ताशा गेम चल रहा होता है। इसके साथ में बैठी बाकी औरतों को थोड़ा बहुत शक सा होता है। उससे पूछती है क्या हुआ, अब अचानक से इतनी घबरा कैसे गई। क्वीन यहाँ पर बात संभालते हुए कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, चलो गेम को वापस से खेलते हैं। ये कितने गेम खेलने लगता है। शिनागी बोलता है मुझे अभी के अभी आपसे मिलना है, बताइए आप कहाँ मिल सकती है, किसी भी जगह पर जहाँ पर कोई ना हो। आप समझ रही है ना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ये सुनकर भी क्वीन थके होने का बहाना बनाकर उठ के चली जाती है। अब क्योंकि ये सिटी की क्वीन है इसलिए कोई भी इसे रोकता नहीं है। यहाँ से हम क्वीन को इसके रूम के अंदर देखते हैं जहाँ पर ये शेन से पूरी तरह से बात करने लगती है। शेन भी एक ओरा फॉर्म में इस जगह पहुंच जाता है और इसे पूछने लगता है मुझे अब क्लियरली बताइए उस मैसेज से क्या मतलब था, फुक्सी एम्पायर के ऊपर किस तरह खतरा है। क्वीन कहती है फुक्सी एम्पायर के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। हमारी सिटी का जो एम्पर है वो असली एम्पर है ही नहीं, किसी बेरुपये ने उनकी जगह ले ली है। एक बार एम्पर शिकार पे गए थे, वो गए थे जब तो एकदम सही थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तब पूरी तरह से बदल चुके थे। नॉर्मली उनका बिहेवियर काफी शांत रहता है, वो अधिकतर गुस्सा नहीं करते, लेकिन उनके लौटने के बाद में मैंने कई बार देखा वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर अक्सर अटैक कर देते हैं। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था ये कुछ नॉर्मल सा है, लेकिन जो कुछ टाइम बाद में मैंने उनके बिहेव के अंदर काफी चेंज नोटिस किया। एक रात को जब मेरी आँख खुली तो वो मेरे पीछे खड़े हुए थे और उस टाइम पर उनके चेहरे के अंदर मुझे एक अजीब शैतानी दिखाई दे रही थी। उनकी बॉडी के अंदर से मर्डरस ऑरा बाहर निकल रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वो कभी भी मुझ पर अटैक कर देंगे, लेकिन क्योंकि मैंने किसी पर रिएक्ट नहीं किया इसलिए वो भी शांत खड़े रहे। मुझे अब पूरी तरह से लगता है वो कभी भी मुझ पर अटैक करके मुझे मारने वाले हैं। शेन कहता है और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपको मारेंगे। क्वीन कहती है ऐसा करने के वैसे बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण क्वीन की राजगद्दी, क्योंकि मैं फुक्सी एम्पायर की क्वीन हूँ इसलिए इस सिटी की आधी भागदौड़ मेरे कंधे पर है। इसी वजह से फुक्सी एम्पायर का पूरा काबू उनके हाथों में नहीं है। वो जरूर से मुझे मारकर ये सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहते हैं। शेन कहता है अच्छा तो ये बात है, आप सिटी को नहीं आप खुद को बचाना चाहती हैं। क्वीन कहती है हाँ बिल्कुल, खुद को और सिटी को भी। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कब से खतरनाक हो सकता है। फुक्सी एम्पायर बहुत ताकतवर है, इसके अलावा अब तो एम्पायर के रूप में है, तब तो तुम्हारी लाइफ के ऊपर कब तक खतरा हो सकता है। इसलिए तुम किसी भी तरीके से अपनी लाइफ खतरे में मत डालना। अगर तुम बेमदद कर सकते हो तो ही मदद करना। मैंने एमा से तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है कि तुम बहुत ताकतवर हो, काफी कुछ कर सकते हो, इसलिए अगर कुछ कर सकते हो तो प्लीज करो, हमारी कंट्री को बचाओ। शेन कहता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर यहाँ पर मैं आपको बचाना चाहूंगा तो कोई भी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन फुक्सी एम्पायर के अंदर मैं एक स्पेशल कारण से आया हूँ। मुझे फुक्सी एम्पायर के सर के ताज में लगा हुआ वो स्पेशल मोती चाहिए। जैसे ही मुझे वो मिल जाएगा मैं तुरंत ही यहाँ चला जाऊंगा और फिर आगे मदद भी कर पाऊंगा। क्वीन कहती है ये तो तुम्हारे लिए एकदम नामुमकिन जैसा है, क्योंकि उस मोती के आसपास में कब्जा सिक्योरिटी रहती है, तुम तो उसके पास भी नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन मैं कुछ करके तुम्हें वो लाके दे सकती हूँ। इसके बाद में ये क्वीन शेन काम करने के लिए निकल पड़ती है। ये तुरंत ही एम्परर के मेन रूम के अंदर आ जाती है जहाँ पर उसका सारा सामान रहता है। यहाँ पे कुछ गार्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी क्वीन को रोकता नहीं है। क्वीन सीधे अंदर घुस जाती है। यहाँ पर इस क्वीन के साथ में ओरा फॉर्म के अंदर शेन भी है। ये दोनों ही अंदर जाने पर काफी चौंक जाता है। अंदर एम्परर तो नहीं है, लेकिन वहां पर उसका ये सिंबल रखा हुआ है और ये हमेशा से एकदम अलग है। नॉर्मली इसके बीच में एक स्कल होता है, लेकिन अब की बार ये यहाँ पर नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है। यहाँ पर क्वीन के पास में सब कुछ सोचने का टाइम नहीं होता। वो तुरंत ही उस ताज को उठाती है और फिर वहां जाने लगती है। तो ये पीछे की साइड से एक आवाज आती है क्वीन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर आप किस कारण से आई हैं। क्वीन कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर इस ताज को लेने के लिए आई थी आपके लिए। ये सुनने के साथ ही एम्परर को क्वीन के ऊपर शक हो जाता है। वो अपने पास से इस चक्कू को बाहर निकलते हुए कहता है लगता है आपको मेरे बारे में पता चल चुका है, आपके साथ में मेरे काफी अच्छे रिलेशन है, इसलिए मैं आपको मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब आपने कोई दूसरा ऑप्शन छोड़ा नहीं है। लगता है अब आपको रास्ते से हटाना ही होगा। जैसे तो एम्परर क्वीन के ऊपर एक जोश अटैक कर देता है। तभी शेन अपनी असली फॉर्म के अंदर इस जगह पहुंच जाता है और एम्परर के अटैक को ब्लॉक करके इस क्वीन को बचा लेता है। एम्परर को साइड में फेंकता है और उससे कहता है तुम कौन हो। एम्परर कहता है मैं फुक्सी एम्पायर का एम्परर हूँ। ये कहते हुए वो दोबारा शेन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे शेन को कुछ होता नहीं है। शेन ओरा फॉर्म में बदलकर तेजी से इस एम्परर के पीछे आता है और फिर इसके ऊपर एक दोबारा से अटैक कर देता है। शेन के इस अटैक के साथ ही इस एम्परर की जान निकल जाती है। ये तुरंत से जेल पे गिर जाता है। वैसे शायद से ये केवल बेहोश ही हुआ है। इस एम्परर को इससे अटैक करता हुआ देखकर अब शेन को पता चल जाता है कि ये असली नहीं है, क्योंकि असली एम्परर अपनी वाइफ के ऊपर इस तरह से कभी अटैक नहीं करता। इसके बाद शेन इस बारे में लियोन को बताने लगता है। वो उसे बताता है कि यहाँ पर क्लोन्स का यूज किया जा रहा है। फुक्सी एम्पायर के एम्परर की जगह पर उसके क्लोन को छोड़ दिया गया है ताकि वो पूरे एम्पायर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। ऐसा ही शायद फ्री फेडरेशन के अंदर भी हुआ हो। लियोन कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें जल्दी से सारी चेकअप शुरू कर देना चाहिए। शेन कहता है ये चेकअप तुम किस तरह से करोगे, मतलब क्लोन और ओरिजिनल बॉडी के अंदर क्या डिफरेंस होता है। लियोन कहता है असल में तो कुछ भी फर्क नहीं होता। जब क्लोन्स को अच्छे तरह से बनाया गया हो तो क्लोन और असली बॉडी एकदम सेम ही होते हैं। तुम देख के कुछ फर्क नहीं बता सकते, लेकिन एक फर्क होता है मेमोरी। ह्यूमन बॉडी के अंदर काफी सारी मेमोरीज होती है जो कि अलग अलग रिलेशन और अलग अलग फीलिंग के साथ में होती है, जिसे क्लोन के अंदर नहीं डाला जा सकता। केवल यही एकलौती चीज है जिसकी मदद से तुम क्लोन और ओरिजिनल बॉडी को पहचान सकते हो। शेन कहता है यानी कि ये तो काफी मुश्किल होने वाला है, हमें एक एक करके
हर किसी की मेमोरी चेक करनी होगी और इसके अलावा ये पता लगाना होगा असली फुक्सी एम्परर कहाँ पर है, वो जिंदा भी है या फिर उसे मार दिया गया है।